अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MTS 632 के जो MCQs होते हैं वो कहाँ से आते हैं। इसके MCQs भी इसके सब्जेक्टिव की तरह बहुत इजी होता है। जैसा कि आपने इसके लेक्चर्स लिए होंगे तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि इसका जो सब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा इजी है। तो इस तरह इसका ऑब्जेक्टिव भी इजी है। इसका जो फाइनल टर्म का सिलेबस है उसमें थोड़ा बहुत न्यू चीज़ें आ जाती हैं, बट जो भी इसका मिड का सिलेबस है वो सारा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। बहुत बेसिक इसकी चीज़ें MCQs में पूछी जाती हैं और इजीली आप इसके ऑब्जेक्टिव में आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। सिर्फ आपने एक बार लेक्चर्स लेने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो आप इजीली जो भी इसके MCQs आएगा आप वो अटैम्प्ट कर लेंगे। जस्ट टॉपिक नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि इसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब के बारे में है। ये तो आपको पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं। तो वो बेसिक इन चीज़ों के बारे में भी वो आपसे MCQs में पूछते हैं। टॉपिक नंबर 2 में था हमारे पास इक्वालिटी, मतलब इसमें था कि हम नेचुरल उसमें को इंटीजर्स को लिखते कैसे हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें एक आयोटा वाला नंबर होता है, एक आयोटा के बगैर वाला नंबर होता है। जो बगैर वाला होता है उसको हम रियल कहते हैं, आयोटा वाला नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ये चीज़ भी सिंपल वो आपके MCQs में इस तरह पूछते हैं। इस तरह छोटे छोटे से आपके MCQs बनते हैं। 1 बाय 1 हम हर टॉपिक में जो भी आपके MCQs बनेंगे उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपका एक बार आपके नज़रों से सारे MCQs गुजर जाएँ और आपको पेपर में मुश्किल ना हो। टॉपिक नंबर 3 में था जी, आपने दो आपके पास हैं नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर आपके पास हैं तो उनको हम कैसे प्लस करते हैं। तो याद रखें कि जब भी प्लस या माइनस करना हो तो रियल नंबर में प्लस होता है और इमेजिनरी नंबर में प्लस माइनस होता है। और अगर दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई करना भी आपको आता होगा। पहले आप ये जैसे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, तो आपने सिंपल पहले x1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आपने आयोटा y1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आप उनको लिख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 4 और 5 में ये प्रॉपर्टीज़ थी, जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग 6, 7 में भी पढ़ी हुई हैं हम लोगों ने। ये प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, इनके बारे में सिंपल वो आपसे पूछ सकते हैं। ये एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर टॉपिक नंबर 5 में हमारे पास वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ थी, मल्टीप्लिकेटिव की। तो बस सिंपल जहाँ हमने ऊपर प्लस का साइन के साथ पढ़ा था यहाँ मल्टीप्लाई का साइन के साथ है, तो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी था। यहाँ से भी काफ़ी हद तक आपके MCQs बनते हैं। उसके बाद है जी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर तो उनको डिवाइड कैसे करते हैं। तो ये उनको डिवाइड करने का सिंपल एक मेथड होता है कि 1/x प्लस आयोटा y1 है, तो इसका अगर यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, और अगर यहाँ माइनस है तो इनको प्लस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। इससे हम लोग कहते हैं रेशनलाइज करना। फिर ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके इसको आप सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व हो जाता है। बाइनोमियल्स फार्मूला क्या होता है ये आप एक नज़र देख लें। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का क्या फार्मूला होता है ये देख लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ये होता है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूल, ये मॉड्यूल हम कैसे लेते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मॉड्यूल कैसे लेते हैं कि उसमें जो रियल नंबर होता है आपने उसका स्क्वायर और प्लस जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका स्क्वायर लेने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। जैसे 2 प्लस अगर 3 आयोटा है तो इसका आपको बोला जाए कि जी इसका मॉड्यूल निकालना तो आप 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आयोटा को आपने इग्नोर करना है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 प्लस 9 जब आप करेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाती है हमारा टॉपिक नंबर 8। टॉपिक नंबर 8 में है एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी के केस में यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आता है, ठीक है। जैसे अगर प्लस का केस है ना तो z1 प्लस z2 का मोड, ये लेस देन इक्वल टू का z1 का मोड प्लस z2 का मोड। इस तरह लेस देन इक्वल टू का मोड, अगर यहाँ पे माइनस है तो आपका यही वाला साइन यूज होगा। इक्वालिटी कहते हैं अगर इन दोनों के दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए, ये चीज़ आपको पता हो। फिर आपके पास यहाँ पे ज़्यादा खास कुछ भी नहीं था। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर z1 प्लस z2 का होल का मोड है तो हम इसको लिख सकते हैं z1 का मोड z2 का मोड, z1 माइनस z2 इसका होल मोड है तो z1 का मोड माइनस z2 का मोड है। अगर डिवाइड हो रहा है तो आप इसको भी सेपरेटली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये होती है मोड की प्रॉपर्टीज़, या इसको कॉन्जुगेट के लिए मोड के लिए इनकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, आपके पेपर में पूछ सकते हैं। और ये होता है अगर एक्स आर कोस थीटा वाई आर साइन थीटा के इक्वल है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद जी यहाँ पे टॉपिक नंबर 10 में आपका MCQ ये बन सकता है कि आर्ग्यूमेंट जी किसके इक्वल होता है। ये हमने इसको बहुत डिटेल में अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि आर्ग्यूमेंट जी होता है कि हम इसमें 2n पाई को प्लस कर देते हैं। आर्ग्यूमेंट जी होता है आर्ग्यूमेंट जी प्लस 2n पाई। एक एंगल आपको गिवन होता है, उस एंगल में अगर आप 2n पाई को प्लस कर दें तो आर्ग्यूमेंट जी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खास कुछ भी नहीं है। अगर इमेजिनरी नंबर जो जी है वो ग्रेटर देन 0 है तो ये पाई/2 के इक्वल होगा, और अगर लेस देन 0 है तो वो माइनस पाई/2 के इक्वल होगा। यहाँ से आपके ये दो MCQs बन सकते हैं। यूलर फार्मूला क्या होता है, यूलर फार्मूला में एक बार आयोटा थीटा या एक्सपोनेंशियल एक बार आयोटा थीटा इक्वल होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। ये चीज़ आपने याद रखनी है।
हैं। नेक्स्ट वो आपको ना कोई भी वैल्यू देंगे, थीटा की वैल्यू दे देंगे, एक्स की वैल्यू दे देंगे, वाई की वैल्यू दे देंगे। अगर आपको बोला जाए कि आप आर निकालें तो आप ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके आर निकाल देंगे। अगर आपको थीटा को बोला जाए तो आपने टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स करके वहाँ पे थीटा निकाल देना है। ये चीज़ें आप खुद से निकालेंगे, वैल्यूज़ आपको वो देंगे। उसके बाद जी ये यूलर आइडेंटिटी होती है, e पावर आयोटा पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग कहते हैं यूलर आइडेंटिटी, ये आपको पता हो। उसके बाद है जी Z1 प्लस Z1 Z2, इन दोनों का अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो इनका प्रोडक्ट किस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, R1 R2 e पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगी एक्सपोनेंशियल में। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पूछना है इसका प्रोडक्ट लिखे तो आपने उसको इस पर टिक लगाना है। ये भी मैंने आपको बताया था कोस माइनस थीटा, ये कोस जो होता है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, जबकि साइन नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देता है। और जेड का इन्वर्स ये होता है इक्वल 1 ओवर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के। इनको एक नज़र देखते जाएँ और नोट करते जाएँ, या अपने माइंड में इसको बार बार रिपीट करते रहें ताकि आपके पेपर में ये आए तो आपकी नज़रों के सामने से चीज़ गुजरी भी हो। जेड अगर आर ई की पावर आयोटा थीटा के इक्वल है तो जेड की पावर एन किसके इक्वल होगा, आर की पावर एन ई की पावर आयोटा एन थीटा के इक्वल होगा। और इस तरह डी मोवाइड्स फार्मूला होता है कोस प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर एन, ये इक्वल होता है कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा के इक्वल होता है। बाकी इसमें ज़्यादा खास कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ से इस पेज से भी आपको कोई भी एमसीक्यूज जो था वो नहीं बन रहा था, मैंने ढूंढा था, या ये इसमें भी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम लोग, ये था आपका फार्मूला के क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ए बी सी की वो वैल्यू दे देंगे तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए उनको वो निकालना है। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से की हुई हैं ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद सर्कल के केस में जेड माइनस जेड नॉट का ये जो मोड होता है इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होता है। सेंटर में यहाँ इज इक्वल टू का साइन आता है, और बाकी केसेस में यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आता है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर बाउंड्री पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, ये जस्ट आपके सब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपन सेट क्या होता है, ओपन सेट में होते हैं एवरी पॉइंट ऑफ सेट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, जो भी पॉइंट होते हैं ना इंटीरियर पॉइंट का पॉइंट वो ओपन सेट में होते हैं। और क्लोज सेट में बाउंड्री पॉइंट आती हैं, याद रखिएगा। ओपन सेट में इंटीरियर पॉइंट्स आते हैं, क्लोज सेट में बाउंड्री पॉइंट्स आते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक्यूमुलेशन पॉइंट होते हैं, जितने भी रिलेटेड नेबरहुड का पॉइंट्स का सेट होते हैं ना उसको हम लोग एक्यूमुलेशन पॉइंट कहते हैं। ये तो बाकी यहाँ पे ज़्यादा खास कुछ नहीं है, इसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट है जी सिंपल कर्व क्या आती है। सिंपल कर्व वो होती है जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, जिसमें जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल कर्व कहते हैं। बाउंडेड सेट के केस में ये कंडीशन होती है, इसको एक बार देखें, जेड का मॉड इज लेस देन इक्वल टू आर होता है। उसके बाद जी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सारे आपके सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे ये आप याद रखिए, जो एक्स होते हैं ना जेड प्लस जेड का मोड बाई 2 इसके इक्वल होता है, और वाई होता है जेड माइनस जेड का मोड बाई 2 आयोटा। यहाँ पे याद रखिए कि एक्स के केस में जस्ट 2 होता है, वाई के केस में यहाँ 2 आयोटा होता है। उसके बाद जी यहाँ कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये इसको आपको ये दिया गया होगा और आपने इसका वो निकालना है। आपने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जेड इज इक्वल टू आर की पावर आयोटा थीटा, फिर आपने इसका स्क्वायर ले लेना, तो हो जाएगा आर स्क्वायर ई की पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का तो आप ऐसे ही लिख लेंगे, तो ई की पावर आयोटा थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। तो ये आप इसको आप इस तरह आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आर स्क्वायर कोस 2 थीटा प्लस आयोटा आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो वो चीज़ वो आपको देंगे और आपने इसके ऊपर टिक लगाना होगा, ठीक है। ये सिंपल सोल्व करने का मेथड आपको पता हो, इसको एक बार हाथ से लाजमी करके देखिएगा। वैसे अगर आपने सब्जेक्टिव के लिए तैयारी की हुई है तो फिर तो ऑब्जेक्टिव की ऑटोमेटिकली तैयारी हो चुकी होगी आपकी। फिर उसके बाद जी ये जो पोलिनोमियल जो होते हैं वो इनफाइनाइट है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, और ये भी जो होगा वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ये 2 एग्जांपल्स आपने याद रखें, दोनों पोलिनोमियल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, ये यहाँ पे है जी, अगर आपके पास जेड इक्वल टू आयोटा, तो ये एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल जिसमें अगर जेड आपके पास आयोटा के इक्वल है तो एफ ऑफ आयोटा होगा आयोटा प्लस 1, ये आपको गिवन है जेड प्लस 1, ठीक है। तो अगर आपने जेड को 1 के इक्वल रखना है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, जेड को आयोटा के इक्वल रखेंगे तो आयोटा प्लस 1 होगा, माइनस 1 के इक्वल रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, माइनस आयोटा के इक्वल रखेंगे तो माइनस आयोटा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 4 वैल्यूज आपने रख के ये निकालना होता है। एक बार आपने जेड को 1 रखना है, जेड को आयोटा रखना है, जेड को माइनस 1 रखना है, जेड को माइनस आयोटा रखना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास 1-to-1 फंक्शन के केस में एफ जेड 1 इज इक्वल टू एफ जेड 2 होता है, और इस केस में ये जेड 1 इज इक्वल टू जेड 2 थी। ये 2 कंडीशन आपने 1-to-1 के लिए याद रखनी है। और जो जेड स्क्वायर होता है ना, ये 1-to-1 फंक्शन नहीं होता, इसको अपने माइंड में बिठा लें, या आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। उसके बाद है जी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ये सारी आपके सब्जेक्टिव के लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसलेशन, यहाँ से ये आपका एमसीक्यूज बनता है। ट्रांसलेशन में नो चेंज इन शेप एंड एंगल, ना शेप में कोई चेंज होता है ना ही एंगल में चेंज होता है, जबकि रोटेशन में शेप में चेंज नहीं होता है, एंगल चेंज होता है। मैग्निफिकेशन में साइज़ चेंज होता है बट एंगल चेंज नहीं होता। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये आप इसको नोट कर लें और 1-2 बार अपने माइंड में रिपीट करें ताकि ये आपके ज़हन नशीन हो जाए। उसके बाद है जी, अगर आपके पास आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो बिगर सर्कल बनेगा, आर लेस देन 1 है तो स्मॉलर सर्कल बनेगा, आर इज इक्वल टू 1
1 है तो सेम साइज़ का सर्कल बनेगा। तो ये जो 3 कंडीशंस है ना, इनको आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद अगर आप फंक्शन अप्लाई करें एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2z ऑन लाइन्स पैरेलल टू इमेजिनरी और रियल लाइन एक्सिस द इमेज विल बी पैराबोला। तो ये याद रखना है, इस कंडीशन के केस में 2z के केस में आपका जो इमेज बनेगी वो पैराबोला बनेगी और इस केस में वो स्क्वायर फंक्शन में बनेगी। ठीक है, तो ये आपने बस याद रखना है कि इसमें जो आपके पास ग्राफ बनता है तो किस केस में बनता है, पैराबोला के फॉर्म में बनता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा खास कुछ नहीं है, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ईच ब्रांच ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C1 इज मैप 1 to 1 मैरल, ये होता है वर्टिकल लाइन। ठीक है, हाइपरबोला के केस में, और ये केस अगर वो देना आपको एमसीक्यूज में तो आपने यहाँ वर्टिकल लाइन पर टिक लगाना है, और अगर ये केस हो 2xy इज इक्वल टू C2 हो तो वो है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C1 हो तो वो वर्टिकल लाइन, 2xy इज इक्वल टू C स्क्वायर हो तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ये आपने लाजमी याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये एग्जांपल्स हैं सोल्व करने वाली जो सिर्फ सब्जेक्टिव में आ सकती हैं। लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है कि आपको लिमिट गिवन होती है एक्स अप्रोचेस टू x0 f of x इज इक्वल टू 12, कि आपको एक फंक्शन गिवन होती है, इसमें आप लिमिट को पुट करते हैं तो आपके पास कोई भी एक नंबर आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल लिमिट कहते हैं। ये आपने याद रखना है, z ओवर z का अगर बार है तो ये z आपको पता है x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है, तो x प्लस 0 आयोटा x माइनस 0 यहाँ पे उन्होंने खुद दिया है कि आपने x को वो 0 तक अप्रोच करवाना है, तो x ओवर x ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने मतलब इस तरह की छोटी बहुत एग्जांपल्स आ सकती हैं जो सॉल्व करने वाली हो, तो आपने सिर्फ आंसर पे टिक लगाना होता है सॉल्व करने के बाद। ये याद रखना है कि लिमिट z अप्रोचेस टू z0, इसमें z का जो बार है या z का जो मोड है वो z0 के मोड के इक्वल होगा। नेक्स्ट है जी ये यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है, और इसको इसमें जो लिमिट होती है वो डज नॉट हैव लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस 0 0, मतलब इसमें जो लिमिट होती है वो 0 0 हम नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर हम 0 0 पुट करें तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट हम लोग नहीं लिख सकते। तो ये आपने याद रखना है कि ये डज नॉट अप्रोचेस टू 0 0। ठीक है, उसके बाद ये जो कंडीशंस होती हैं कुछ लिमिट की, ये आपने याद रखनी है। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू x0 y0, अगर 1 है यहाँ पे तो 1 आंसर आएगा, अगर यहाँ पे x है तो x0 आंसर आएगा, अगर यहाँ y है तो y नॉट आंसर आएगा। तो ये आपने याद रखना, ये चीज़ वो आपको देंगे लेफ्ट साइड वाली, राइट हैंड साइड वाले पे आपने टिक लगाना होगा। उसके बाद है जी ये फंक्शन आपको दिया होगा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, इसमें आपने सिर्फ एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करके सिंपल उसका सोल्व कर लेना है, और वो आपको बताएंगे, लिमिट बताएंगे कि जहाँ जहाँ पर एक्स और वाई आएगा तो आपने वहाँ क्या पुट करना है। जैसे ये देखें एक्स और वाई उन्होंने अप्रोच करवाया 0 से 1 तक, मतलब कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट कर दो, जहाँ वाई है वहाँ 1 पुट करके आपने सिंपल वो आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी होती हैं सोल्व करने वाली, ये आपने लेक्चर्स लिए हुए होंगे तो आपको अच्छे से इसकी समझ भी आई हुई होगी। अब यहाँ पे देखिए जेड अप्रोचेस टू आयोटा है, जेड के प्लस जेड प्लस 1 है, मतलब जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ आयोटा पुट करके आपने आंसर निकालना है। तो इस तरह के बहुत सिंपल आपके एमसीक्यूज आपके पेपर में आते हैं। अगर ये कंटिन्यूस कहते हैं, अगर आप इनपुट में थोड़ी सी चेंज करें तो यहाँ पर आउटपुट भी आपकी चेंज हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस। एक फंक्शन का आप कंटिन्यूस कब कहते हैं, जब वो हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है। उसके बाद है जी ये एक्स के प्लस 1 ये और एक्स, ये एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो एक्स के प्लस 1 होगा, और अगर एक्स लेस देन 0 है तब आंसर आपके पास एक्स आएगा। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कंटिन्यूटी के 3 पॉइंट्स होते हैं कि एफ ऑफ जेड नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट ये एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड ये एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ ऑफ जेड नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए, और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी ये आपने बहुत ईजी है, एफ प्लस जी जेड, ये एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड के इक्वल होगा। अगर आपके पास एफ ऑफ जेड जेड प्लस 1 है, जी ऑफ जेड जेड स्क्वायर है, तो आपने एफ प्लस जी करना है, मतलब जेड एफ ऑफ जेड में जी ऑफ जेड को प्लस कर देना है। नेक्स्ट है जी एफ माइनस जी जेड, ये इक्वल होगा एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड के। ये जो जेड है इसके बेस में नहीं लिखा हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हमने ओपन किया एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ जेड, और यहाँ पर भी हमने ये ब्रैकेट को ही ओपन किया था एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर दो आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एफ ऑफ जी एंड यहाँ पे जेड लिखा हुआ हो तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड इंटू जी ऑफ जेड, और अगर एफ ओवर जी जेड है तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड ओवर जी ऑफ जेड। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद ये आपको कोई भी फंक्शन गिवन होगा, लिमिट आपको दी गई होगी, आपने लिमिट को पुट करना है और सिंपल आपने आंसर निकाल के वहाँ पे टिक लगा देना है। फिर उसके बाद कंपोजिशन फंक्शंस है यहाँ पे कि एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ जेड ये क्या होते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ जेड क्या होते हैं। आपको एफ ऑफ जेड दिया हुआ होगा, आपको जी ऑफ जेड दिया हुआ होगा, यहाँ पे पूछ रहे हैं जी ऑफ एफ ऑफ जेड। इसका मतलब है कि आपने जी का फंक्शन लेना है और जी में जो जेड आ रहा है ना वहाँ आपने एफ ऑफ जेड वाली वैल्यू पुट कर देनी है। मतलब ये जी ऑफ जेड है, मतलब जेड की जगह आपने एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट कर देनी है सिंपल में। तो यहाँ पे एफ जेड जेड के इक्वल है तो आप जेड लिख देंगे, और अगर
यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ जेड एफ ऑफ जी ऑफ जेड हो, तो आप इसका मतलब है कि आपने इस फंक्शन में जो जेड है ना वहाँ आपने जी ऑफ जेड की वैल्यू पुट कर देनी है, ये 1/z का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस तरह आपको कंपोजिशन फंक्शन निकालना आना चाहिए। ये कंपोजिशन फंक्शन से रिलेटेड भी आपके एमसीक्यू जो हैं वो बनते हैं। टॉपिक नंबर 3 में रेसिप्रोकल फंक्शन किसे कहते हैं? ये 1/z जो होते हैं ना, इसको हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं, और ये 1 to 1 भी होते हैं और 1 to भी होता है। उसके बाद 1/z है जिसमें z आपके पास r e की पावर आयोटा थीटा के इक्वल होता है। 1/z 1/r e की पावर आयोटा थीटा 1/r ये e की पावर आयोटा थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी, जो हम मोड लेते हैं तो आपको पता है कि मोड में जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो भी पॉजिटिव हो जाती हैं। सिंपल, बस आपको ये 2-3 स्टेप्स हैं ना ये करने आने चाहिए कि रेसिप्रोकल फंक्शन कैसे निकालते हैं। टॉपिक नंबर 34 में आपने डेरिवेटिव्स के बारे में बात करनी है। और ये बात याद रखिएगा कि जो रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं ना f1/z ये ऑन टू भी होती हैं और इन टू भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट स्पेसिफिक पॉइंट। आपको पता है कि हम रेट लेते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, हम उस फंक्शन में थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। ये डेफिनेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आपको डेरिवेटिव लेना भी आना चाहिए, या डेरिवेटिव लेना आपको आता है कि हम कैसे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये जो अगर सिंपल फंक्शन की बात हो रही है तो डेरिवेटिव का ये फार्मूला होता है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल एक्स प्लस एक्स नाट माइनस एफ ऑफ एक्स नाट ओवर डेल एक्स, ये होता है फार्मूला। अगर हम कम्प्लेक्स फंक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे जेड इंटू जेड नाट लिख देंगे। पहले हम यहाँ पे जेड लिखेंगे, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नाट ओवर जेड माइनस जेड नाट, ये होता है डेरिवेटिव। तो ये आपने ये फार्मूला जो है ना ये दोनों ये याद रखने हैं, ठीक है। लिबनीज़ नोटेशन कैसे होती है? लिबनीज़ नोटेशन होती है डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, और इसमें हम इसको इस तरह लिखते हैं डेल जेड प्लस जेड नाट माइनस एफ ऑफ जेड नाट ओवर डेल जेड, ये होती है लिबनीज़ नोटेशन। सिंपल, बस आपने क्या करना है, एक बार इसको देख लेना है कि यहाँ से अगर आपको एमसीक्यूज बने तो आप उसको सोल्व कर लें। उसके बाद ये आपको पता है कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लिए आंसर 0 आता है, ये 10 कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिए 0 आया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाएं, प्रोडक्ट नहीं है पावर रूल है, पावर स्टार्ट में आती है तो जो होल पावर होती है उसको हम -1 कर देते हैं। और इस तरह ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का यूँ रखते हैं, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट का यूँ रखते हैं। चेन रूल में क्या होता है, ये मतलब चेन रूल में अंदर वाले जो फंक्शन होता है उसका हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल से डेरिवेशन है जो आपने की भी होगी आई थिंक एफएससी में सेकंड ईयर्स के सेकंड चैप्टर में, ठीक है। ये सिंपल डेरिवेटिव लेना आपको आना चाहिए, ये आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद इफ एफ ऑफ दैट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट वाई नॉट देन वी हैव काशी-राइमन इक्वेशन के बारे में मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका सब्जेक्टिव मस्ट है कि आता है, अगर कोई भी आपका एक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एक्स नॉट वाई नॉट पे तो वो काशी-राइमन इक्वेशन भी होंगी। तो इसका जो कन्वर्स है वो होल्ड नहीं करता, ये देखिए इट कन्वर्स डज नॉट होल्ड, तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। तो टॉपिक नंबर 38 में आपको यही बताया हुआ था कि काशी-राइमन इक्वेशंस क्या होती हैं। ये इसमें होता है कि यू एक्स जो होता है वो वी वाई के इक्वल होता है, और जो यू वाई होता है वो माइनस वी एक्स के इक्वल होता है। यू एक्स वी वाई के इक्वल और यू वाई माइनस वी एक्स के इक्वल। ये बहुत अच्छे से मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा ईजी है। आपने जिसके भी लेक्चर लिए होंगे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। जो आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखना पूछ सकते हैं कि बताएं जी यहाँ पे काशी-राइमन इक्वेशन जो होल्ड होती हैं या नहीं होती, सिंपल आप सोल्व करके वहाँ पे बता देंगे, बहुत ज़्यादा ईजी है ये। चेन रूल क्या होता है ये भी आप पहले से पढ़ चुके हैं। इसके पार्शियल यू बाई पार्शियल आर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे पार्शियल यू बाई पार्शियल आर का यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स को। यहाँ पे पार्शियल यू बाई पार्शियल आर लिखने के बाद यहाँ पे पार्शियल वाई और पार्शियल वाई लिख दिया। इस तरह अगर यहाँ पे पार्शियल थीटा की बात हो रही है तो पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा लिखने के बाद पार्शियल एक्स पार्शियल एक्स लिखेंगे। यहाँ पर भी पार्शियल यू बाई पार्शियल थीटा लिखने के बाद पार्शियल वाई लिख देंगे। तो आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी। आपने यहाँ से पार्शियल एक्स बाई पार्शियल आर निकालना है, यहाँ पे पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स निकालना है, पार्शियल आर निकालना है। इस तरह फिर इसको थीटा के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेना है, यहाँ वैल्यू इसको पुट करना है तो आपको आंसर आ जाएगा। ये भी हमने बहुत अच्छे से किया हुआ था। उसके बाद है जो फंक्शन एनालिटिक कब होता है, इन ओपन से इट हैज़ डेरिवेटिव एवरी, अगर उसका हर जगह पर डेरिवेटिव मौजूद है तो वो क्या होता है, एनालिटिक होता है। ये भी हमने बहुत अच्छे से किया था, और ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये। अगर ये आपके ऑब्जेक्टिव में है सब्जेक्टिव में है तो इसके दोनों के लिहाज से बहुत ज़्यादा ईजी है। डी ऑफ डी जेड जी ऑफ एफ ऑफ जेड, इसमें सबसे पहले हमने जी ऑफ एफ जेड का डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसके बाद जो अंदर टर्म हम उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। ये हम ऐसे करते हैं। जितनी बड़ी एग्जांपल्स हैं ये आपने सब्जेक्टिव के लिए लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो आप सब्जेक्टिव के लिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो तैयार हो जाएगा। एल हॉपिटल रूल्स कौन सा होता है, एल हॉपिटल रूल्स होता है कि आपको एक लिमिट गिवन होती है, दो फंक्शन आपको गिवन होती हैं, आप वहाँ पे लिमिट को पुट करें तो आपका आंसर 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म बन जाए तो आप फिर उसका डेरिवेटिव लेते हैं, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, और तब तक डेरिवेटिव लेते रहते हैं जब तक उनका जो आंसर है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में वो 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ना आए।
जैसे वो पहले जब आप लिमिट पुट करेंगे ना तो आंसर 0/0 बन जाएगा या इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये वो आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी फंक्शन देखा कि ये एल हॉपिटल रूल इस पर अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो अगर इस पर 0/0 या इन्फिनिटी की फॉर्म हो तब हम डेरिवेटिव लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो इसके रिलेटेड हमने एग्जाम्पल की थी जो कि आपके सब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हार्मोनिक फंक्शंस क्या होती हैं, HX(x)(y) प्लस HY(y)(xy), ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इसको हम लोग कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन, जिसमें हम कोई भी जो आपके पास फंक्शन होता है हम उसका एक्स के अकॉर्डिंग भी पहले सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव लेते हैं, वाई के अकॉर्डिंग भी पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। और ये हमने काफ़ी ज़्यादा इसको किया थी, इसकी एग्जांपल्स भी की हैं। तो ये आपने लाजमी करना है, सब्जेक्टिव के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका टॉपिक नंबर 46 में उसी के रिलेटेड एग्जांपल्स है कि हमने एनालिटिक फंक्शन और काशीस-राइमन इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने ये एनालिटिक का बताना था कि एनालिटिक है या नहीं। ये एग्जांपल्स की मैं बार बार बात कर रही हूँ कि ये लाजमी आपने करने हैं, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है बट ये हार्मोनिक है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे फंक्शन होते हैं जो एनालिटिक नहीं होते बट वो हार्मोनिक होती हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि वो बहुत से फंक्शन ऐसे होते हैं जो एनालिटिक नहीं होते बट वो हार्मोनिक हो सकते हैं। अब फंक्शन यू एफ इज एनालिटिक बट इफ़ एंड ओनली इफ इज हार्मोनिक। कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होता है, जब वो हार्मोनिक होता है। तो ये थ्योरम था, इसका हमने प्रूफ किया था। थ्योरम की जो स्टेटमेंट याद कर ले, क्योंकि जो स्टेटमेंट ही आपको पेपर में वो पूछ सकते हैं। और अगर आपने ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में बताना है तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए यू और वी का एक तो हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए और दूसरी कंडीशन होती है कि उसमें काशी-राइमन इक्वेशन सोल्व होनी चाहिए। ये दो इसकी कंडीशन होती हैं, ये आपके एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे ज़रा खास कुछ नहीं है। ये आपको ये कोई भी वो आपको फंक्शन देंगे, आपको ने वो एन की वैल्यू पहले 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है, 3 रखनी है, मतलब एक सीक्वेंस वो दे देंगे। जैसे यहाँ पे दिया 1 3 5 7 9 10 11 13। तो आपने देखना है कि इनमें कितने का गैप आ रहा है, इसको देखते हुए आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स खुद से बनानी होंगी। ये ओड वाली थी और ये इवन वाली थी और ये बहुत ज़्यादा ईजी था। और याद रखिएगा सीक्वेंस को हम लोग इससे भी डिनोट कर सकते हैं और इससे भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, डिनोट कर सकते हैं, सॉरी। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे एन और एन की जगह पे n+2 n+2 पुट करें तब भी ये दोनों जो सीक्वेंस हैं ये सेम है। उसके बाद लिमिट, आपको कोई भी फंक्शन गिवन होगा, आपने जो लिमिट है वो अप्लाई करके जो आंसर आएगा बस वो आंसर पर टिक लगाना होगा। इसी तरह के बहुत ईजी एमसीक्यूज बनते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। एमसीक्यूज काफ़ी हद तक ईजी होती हैं, सिंपल सॉल्व करने वाले होते हैं, सॉल्व करके आपने आंसर निकालना होता है। सब्जेक्टिव भी बहुत ईजी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी ईजी होते हैं। लेक्चर्स लें और प्रैक्टिस लाजमी करें, इंशाल्लाह आपका पेपर 100% हो जाएगा। चैनल पर नहीं होते तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।